नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा हो, रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, जो भी हो, उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आज उस टॉपिक के ऊपर मैं विस्तृत आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। विषय वस्तु है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 अर्थात आरटीई, राइट टू एजुकेशन। इसके ऊपर मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे। आज समझने वाली बात यह है, 2009 में हमें आरटीई मिला, लेकिन इसके बारे में संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या कारण रहा कि 2002 में संविधान का संशोधन हुआ और क्या कारण रहा कि हमें 2009 में अर्थात बीच में 7 सालों का इंतजार करना पड़ा। मैं संजय शास्त्री आप लोगों को कंप्लीट बातें इसके बारे में बताऊंगा तथा इसके संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा। पूरे क्वेश्चन सही करवाने की जिम्मेदारी मित्रों मेरी होगी, समझने का जिम्मा आपका होगा। देखिएगा, आरटीई 2009 मित्रों 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का और माता पिता का दायित्व है। यह बात कहता है आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। और ये कब हुआ? 1 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मित्रों 86वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1 दिसंबर 2002 में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ। संसद ने संविधान का संशोधन किया। इस संविधान संशोधन के तहत मित्रों आर्टिकल 21A अर्थात मौलिक अधिकारों में किनमें मूल जो अधिकार थे उनमें 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। मित्रों ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स 21A, इसमें बालकों का या बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेना उसका अधिकार है और इस समय सरकार की जिम्मेदारी बनती है। माता पिता का दायित्व भी बताया गया था 51A में, उसकी चर्चा हम करेंगे मित्रों। तो 21A के द्वारा बालकों को यह अधिकार दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को कि बालक इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों मैं तत्कालीन संदर्भ की भी चर्चा करूंगा। जो 6 से 14 वर्ष तक की बात थी मित्रों, ये शिक्षा नीति जो आप लोग पढ़ेंगे, शिक्षा नीति 2020 में इसे 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है। ध्यान रखना, आरटीई 2009 में 6 से 14 वर्ष तक की चर्चा होती है, लेकिन शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि 6 से 18 तक के बालकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके आगे मित्रों इसी संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में मित्रों एक नया जो उपबंध जोड़ा गया उसे कहते हैं के। कौन सा उपबंध था? के उपबंध था मित्रों। इस उपबंध के माध्यम से माता पिता को नीति तत्वों में माता पिता का दायित्व है। क्या दायित्व है माता पिता का? बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलवाना माता पिता का दायित्व है। 51A जो मूल कर्तव्य जो थे मित्रों उनमें जोड़ा गया नया उपबंध के। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 से 6 से 14 वर्ष के बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश भी शामिल किए गए हैं। कहां? नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात भी यहां कही गई है। मित्रों इन्हें गांधी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों ध्यान रखने की बात यह है कि जब
2002 में भारतीय संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 86 संविधान का संशोधन किया, लेकिन हमें 2009 में ये अधिकार कैसे मिला? तो मित्रों इसके एक 7 साल की एक लंबी प्रक्रिया है। 2000 ध्यान रखना, अनुच्छेद 2003 और 2004 में एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन की सरकार थी 2003 और 2004 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मित्रों भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मानव संसाधन विकास मंत्री थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। इन्होंने भी संसद में प्रस्तुत किया ये कानून 2003 और 2004 में, मगर मित्रों दोनों बार ही ये असफल रहा। उसके बाद में साल आता है 2004 और 2004 में मित्रों एक नई सरकार का गठन होता है, उसे कहते हैं यूपीए। यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी थी। कौन थी? 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ये सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री मित्रों इसके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन मित्रों 2003, 2004 और 2005 में लगातार आरटी पूर्व में प्रस्तुत हुई, लेकिन तीनों बार ही मित्रों क्या हो गए थे? असफल। लेकिन भारतीय इतिहास में भारत के भाग्य में कुछ अलग लिखा हुआ था। बात 2005 से सीधी गई बात 2009 में, जिसके संदर्भ में मित्रों हम लोग चर्चा करते हैं। आरटी 2009 का प्रस्तुतिकरण मित्रों 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा ने पूर्ण बहुमत के साथ इसको पारित कर दिया। किसे पारित किया? आरटीई 2009 को। वापस इसे 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा ने भी पूर्ण बहुमत के साथ इसे पारित कर दिया। 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। मित्रों तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो तत्कालीन राष्ट्रपति मित्रों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने इस अधिकार के ऊपर सिग्नेचर किए और मित्रों 1 अप्रैल 2010 संपूर्ण देश में जे.एंड.के को छोड़कर लागू कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर के मित्रों इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना मित्रों 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुए और 1 अप्रैल 2010 को मित्रों जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ते हुए पूरे भारत में आरटीई 2009 लागू कर दिया गया। अब मित्रों ध्यान एक बात आपके सामने और आती है, इससे पूर्व मेरी ये बात जानने का प्रयत्न आप लोग करना। 5 अगस्त कब? 5 अगस्त 2019, ये तारीख भी याद रखना। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार या भारतीय संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, वो सारे के सारे कानून जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भी लागू होंगे। तो मित्रों आरटीई अब जम्मू कश्मीर को छोड़ता हुआ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। राजस्थान में मित्रों ये आरटीई जो आया था, राजस्थान में कुछ देरी से जरूर हुआ, जिसका नाम दिया गया मित्रों क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना राजस्थान में किस नाम से है? तो ये राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011। भारत में 2009 की बात होती है और राजस्थान में 2011 की बात होती है। मित्रों 29 मार्च 2011 राजस्थान विधानसभा की अधिसूचना जारी हुई और अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरटीई 2011 संपूर्ण राजस्थान में मित्रों लागू कर दिया गया। अधिसूचना के साथ भारत
शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला मित्रों 135 135वां राष्ट्र बना। कब बना? 135वां। मित्रों बात जहां प्रथम की आती है तो प्रथम नॉर्वे एक ऐसा देश था जिन्होंने प्रथम बार शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया था। तो भारत 135वां बना। राजस्थान में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार 2011 के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों बात भारत की होती है 1 अप्रैल 2010। बात राजस्थान की करें 29 मार्च 2011। दोनों में कुछ फर्क है। आरटीई 2009 के बारे में मित्रों संक्षेप में चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूं। इसके 7 अध्याय हैं, 38 इसमें धाराएं हैं और 1 अनुसूची इसमें शामिल की गई है। 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची मित्रों इसमें शामिल की गई है। सबसे बड़ा अध्याय है 4 जिसमें 16 धाराएं हैं। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अध्याय है 4 जिसमें 16 धाराएं हैं और सबसे छोटा अध्याय है 1 जिसमें मात्र 2 धाराएं हैं। अब उनके बारे में विस्तृत मित्रों चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से जुड़े रहना। अध्याय 1 मित्रों अध्याय है जिसमें आरटीई को लेकर के इसकी प्रस्तावना है हल्की फुल्की, इसमें जानकारी भी दी हुई है। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो प्रथम अध्याय में है। दूसरे अध्याय में अनिवार्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की रूपरेखा मित्रों अध्याय 2 में दी गई है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य भी इसमें मित्रों बताए गए हैं। अध्याय इसमें 3 में। अध्याय 4 में जो सबसे बड़ा है इसमें विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं। विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या क्या दायित्व हैं वो बताए गए हैं। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना व उसे पूर्ण करना। कौन करेगा इस बात की जानकारी अध्याय 5 में है कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, पाठ्यक्रम कौन बनाएगा, पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु क्या होगा और पाठ्यक्रम में सहगामी गतिविधियां भी कौन कौन सी होगी और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी जो पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी। ये बातें अध्याय 5 में है। और बाल अधिकार संरक्षण मित्रों जब आरटीई की बात आती है 6 से 14 वर्ष के लिए तो जो कोई वाद और विवाद हो तो इसका बालकों को संरक्षण कौन देगा, इस बात की भी व्यवस्था में तो आरटीई 2009 में की गई है जो अध्याय 6 से संबंधित है। और अध्याय 7वें में मित्रों प्रकीर्ण इसका उपसंहार लिखाया गया है वो है अध्याय 7 मित्रों। ये थे अध्याय 7। उसके बारे में मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। इस अधिनियम के मित्रों मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, प्रावधानों की अध्याय में या इस अधिनियम मित्रों चर्चा की गई है कि कौन कौन से प्रावधान है। सबसे पहला देखना, निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लिए 25% सीटों का आरक्षण। मित्रों आरटीई कहता है यदि कोई निजी विद्यालय है उसमें वंचित वर्ग, दुर्लभ वर्ग, बीपीएल, आर्थिक रूप से कमजोर जो बालक हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो उनके लिए 25% 25% निजी विद्यालयों में सीटें आवंटित होंगी और वो बालक उन निजी विद्यालयों में अपना अध्ययन कर सकता है। अब इसके बारे में तो बात यह आती है कुछ शिक्षण संस्थाओं ने विरोध किया कि हमने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। इसके लिए सरकार ने एक गठन की थी कमेटी, उसके बारे में चर्चा मित्रों मैं धाराओं में करूंगा। आगे है केंद्र और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात 65:35 है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है। इसके बारे में भी चर्चा मित्रों हम लोग करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के खर्च का अनुमान 65:35 बताया गया है। आगे प्रत्येक बसावट के समीपस्थ यदि कोई विद्यालय है तो नहीं है तो 3 वर्ष के भीतर वहां पर विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आरटीई 2009 कहता है प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी होगी जिसमें 75% अभिभावक होंगे और उनमें से भी 50% मित्रों महिलाएं शामिल की जाएंगी। यह कहता है विद्यालय छोड़ चुके बच्चों का सर्वप्रथम उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना होगा। यह भी आरटीई 2009 कहता है। उस वक्त आप उससे आवश्यक दस्तावेज नहीं मांग सकते, उसके माता पिता जो आपको डेट बताए
वही वर्ष मानते हुए उसको प्रवेश आप लोगों को देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बालक का प्रवेश नहीं रोका जा सकता। यदि आप प्रवेश के समय आप कहो कि साहब इसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, टीसी चाहिएगी, तो ये आप नहीं मांग सकते हैं, तो वो आपको दे सकते हैं, अन्यथा आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि करते पाए गए तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है, ये भी आरटी 2009 कहता है। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षा माध्यम मातृभाषा होगी, मदर टंग। यदि आप कोई बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा है, उस वक्त आप उसे अंग्रेजी नहीं झाड़ सकते, आप शुद्ध हिंदी का भाषणबाजी नहीं कर सकते। इसके लिए मित्रों आप लोगों को करना क्या होगा, करना होगा कि आप उस बालक से मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन कार्य करवाएं। अब धाराओं की बात कर रहा हूं मित्रों। पहली धारा है, पहली ही धारा है जिसमें निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में संपूर्ण चर्चा इसे मित्रों की गई है। विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा, यह धारा प्रथम कहती है। लेकिन ध्यान रखना 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार के समस्त अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे। ये नवीनतम दस्तावेज है जिसको आप लोग मित्रों याद कर लेना। आगे है शब्दावली धारा 2 में मित्रों बालक कौन होगा, तो इसमें मित्रों 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे, जिसमें वंचित बालक होंगे, बीपीएल बालक होंगे, या वे बालक होंगे जो असामान्य हैं। उन बालकों की कैटेगरी मित्रों इसमें शामिल की जाएगी। दूसरा है समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब होता है मित्रों केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्यों की सरकार, राज्य सरकार। समुचित सरकार का मतलब यह है। स्थानीय प्राधिकारी इसमें मित्रों ग्राम पंचायत, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये शामिल होंगे मित्रों स्थानीय प्राधिकार में। ध्यान रखना स्थानीय प्राधिकार शब्द का यदि प्रयोग होता है तो उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को शामिल किया गया है। उसके बाद में आती है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है मित्रों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, जिसमें आंगनवाड़ी भी शामिल की गई है। उसके बाद में आता अनुवीक्षण। अनुवीक्षण का मतलब आप बालक को कुछ उम्र क्या है आप बता कुछ रहे हैं, इसके लिए मित्रों एक कमेटी होगी, एक जांच होगी, जिसका प्रयोग अनुवीक्षण के रूप में किया गया है। आगे है असुविधाग्रस्त बालक। असुविधाग्रस्त बालक वे हैं जो किसी भी प्रकार से या सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, जिनमें एससी और एसटी के बालक भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। आगे एक शब्द का प्रयोग है दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग से मतलब होता है जिनके माता पिता की आय निर्धारित सीमा से भी कम है, अर्थात वे बालक जिनके माता पिता की आय निश्चित सीमा से भी कम है, ये बालक होंगे मित्रों। समझ में आ रहा है? बालक 6 से 14 वर्ष को शामिल किया। समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी के बाद मित्र स्थिति होती है 1 से 8 तक की शिक्षा, अर्थात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा। अनुवीक्षण का मतलब होता है कि जांच अधिकारी या प्रवेश प्रक्रिया को व्यक्त करता है कि प्रारंभिक हम लोग ने
प्रवेश की बात कही तो उसकी उम्र का हमें कैसे मालूम चले, इस बात की जानकर अनुवीक्षण करता है। फिर होता है असुविधाग्रस्त बालक, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और अनेक प्रकार से पिछड़े हुए बालक हैं और या SC/ST के बालक हैं। दुर्बल वर्ग अर्थात वे बालक जिनकी माता पिता की वार्षिक आय निश्चित सीमा से भी नीचे है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है मित्रों स्कूल। धारा 2 में शब्दावली और स्कूल भी दी गई है। स्कूल का मतलब सबसे पहले सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय, फिर निजी शिक्षण संस्थान जिसे मित्रों 25% की बात कही गई है। एक होता है विशिष्ट श्रेणी विद्यालय जिसमें विकलांग बालक रहते हैं। विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट, मूक बधिर बालक हैं उनके लिए विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन मित्रों अब एक नई शिक्षा प्रणाली आई है जिसे कहते हैं समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा जिसमें कोई विशिष्ट विद्यालयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सभी बालकों को समान विद्यालय में लाया जा रहा है। निजी किंतु सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त, निजी भी हैं लेकिन सरकार द्वारा एडेड भी हैं, अनुदान प्राप्त 4 प्रकार की विद्यालयों की व्याख्या धारा 2 में की गई है। मित्रों धारा नंबर 3 पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। इसमें कोई भी बालक किसी भी प्रकार का शुल्क व्यय आदि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मित्रों ये बात बहुत बढ़िया है। धारा 3 कहती है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बालक पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा और इस धारा के अनुसार कोई भी बालक किसी प्रकार का शुल्क, किसी प्रकार की फीस, किसी प्रकार का किराया, किसी प्रकार का व्यय देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, धारा 3 कहती है। धारा 4 कह रही है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना होगा। मित्रों मान के चलना, आपको यदि कोई बालक विद्यालय में आ रहा है, उसकी आयु 6 वर्ष है, तो मित्रों से प्रथम क्लास में आपको प्रवेश देना होगा। यदि उसकी 7 वर्ष है तो मित्रों उसको दूसरी कक्षा में, 8 है तो तीसरी कक्षा में, 9 है तो चौथी कक्षा में, 10 है तो 5वीं कक्षा में और 11 वर्ष का है तो उसे 6वीं कक्षा में प्रवेश मित्रों देना होगा। यही बात मूल रूप से कही गई है। यह बात मूल रूप से यही बात होती है कि बालक का एडमिशन किस क्लास में हो। अब मित्रों बात हम आगे करते हैं। एक बात अभी मैं कह रहा था अनुवीक्षण, अनुवीक्षण शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया था। यह क्या है? कोई बालक यदि आपके पास में आता है, उसके माता पिता कहते हैं कि सर मेरे बालक की आयु 6 वर्ष है, चाहे वो 8 या 9 10 वर्ष का क्यों ना हो, जो बालक का माता पिता कह रहा है शिक्षक को प्रवेश के समय वही आयु माननी होगी, इसमें किसी प्रकार की नानुकर नहीं कर सकता। अगली धारा कहेगी, अभी आपको ध्यान रखना मित्रों, अगली जो धारा है वो कहती है कि अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार प्रमाण पत्र ना देने पर अनुशासनात्मक मित्रों कार्रवाई भी की जा सकती है, धारा 4 के अनुसार। धारा 5 कहती है, धारा 5 के क्या कह रही है कि यदि धारा 5 के अनुसार आप लोग यदि विद्यालय में आते हैं, एक विद्यालय छोड़ करके दूसरे विद्यालय में, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट या अन्य कोई बात है, मैं इस विद्यालय में मेरी पढ़ने की नीयत नहीं है और मैं ये छोड़ करके दूसरे विद्यालय में चला जाता हूं, तो दूसरे विद्यालय के संस्था प्रधान या किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे आवश्यक दस्तावेज मेरे से मांगे, पहली बात। दूसरी कहती है कि मैं यदि दूसरे विद्यालय में जाना चाहूं तो पहले विद्यालय के लोग मुझे टीसी देने के लिए मना नहीं कर सकते, मुझे टीसी देंगे। यह बात धारा 5 कहती है। यदि आप मना करते हैं तो मित्रों उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है। आगे देखना, धारा 6 कहती है समुचित सरकार स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। मित्रों
स्थापना करेगी। इसका मतलब क्या है? समुच्चय सरकार का मतलब होता है मित्रों केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक व्यवस्था करेंगी। क्या करेंगी कि 6 से 14 वर्ष का यदि कोई बालक विद्यालय में जा रहा है 1 से 5वीं तक, प्रथम क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। फिर कहता है कि 6 से 8 वर्ष तक का बालक जो कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहा है, तो मित्रों यहां पर उसका विद्यालय 2 किलोमीटर, घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। अब बात मित्रों एक और होती है, वो कहते हैं यदि ये बालक, ये रेशा है ग्रामीण का, ध्यान रखना, लेकिन यदि यही बालक शहरी हैं तो उन्हें 3 किलोमीटर की छूट दी जाती है। यदि 3 किलोमीटर, कहने का मतलब जब देहात में हम लोग होते हैं तो वहां साधनों की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन जब यह बालक शहरी है तो वो बालक कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक की दूरी पर विद्यालय हो सकता है। एक विद्यालय इसमें एक और आया था जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि 10वीं का बालक 5 किलोमीटर की दूरी पर और 12वीं क्लास का बालक मूल रूप से कितने किलोमीटर पर हो, तो 12वीं क्लास का बालक 10 किलोमीटर की दूरी पर उसका विद्यालय होना चाहिए। ये बात दूसरी है। ये बात धारा 6 कहती है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, उच्च प्राथमिक के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और यदि बात शहरी बच्चों की होती है तो 3 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय की व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर के करेंगी। धारा अगली है मित्रों वित्तीय खर्च। अब वित्तीय खर्च किस प्रकार से हो, किस प्रकार वित्तीय खर्च का मतलब होता है केंद्र प्लस राज्य सरकार का जो बंटवारा था किस प्रकार से होना चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना कहती थी कि 55 और 45, कितना, 55 और 45, यानी 55% केंद्र और 45 राज्य सरकार वहन करेंगी खर्चा स्वयं, जो कि आरटीई में लगेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65:35 था, लेकिन आगे 60:40 यह बात कही गई है। इसमें भी एक कमेटी बनी थी मित्रों। कमेटी कौन सी बनी थी? वो कमेटी बनी थी अनिल बोरदिया कमेटी के सुझावों के अनुसार। मित्रों बात ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र सरकार में वित्तीय विभाजन के लिए किस कमेटी का गठन हुआ, तो वो थी मित्रों अनिल बोरदिया कमेटी। ये कमेटी ने, इस कमेटी के अनुसार ही बताया गया था कि 60-40 का रेशो दोनों में केंद्र और राज्य सरकार में होना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों की भी तो अलग व्यवस्था की गई है, देखना इसमें पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, धारा 7 के अनुसार वित्तीय जो बात हम लोग कर रहे थे अभी, केंद्र प्लस राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्यों की हम लोग बात करें, इसमें व्यवस्था कुछ अलग है। कैसी अलग है? वो है 90-10 का रेशा। कितना है? 90-10। इसमें 3 बातें बताई गई है। कितनी? 3 बातें। पहला तो है मित्रों पूर्वोत्तर सारे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। नंबर 2 पे जोड़ा गया है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अलावा एक राज्य और जोड़ा गया था, वो था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 90-10 का जो रेशियो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हुआ
उनमें से कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो पूर्वोत्तर तो थे ही, असम, मणिपुर, मेघालय, ये इन राज्यों के साथ में उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इनको भी इसमें जोड़ा गया था। धारा 8 समुचित सरकार का दायित्व। वही समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्य, जो व्याख्या मैंने शब्दावली धारा 2 में बताई है वही बात है। फिर होती है स्थानीय प्राधिकार। स्थानीय प्राधिकार का मतलब होता है कर्तव्य है ग्राम पंचायत। राज्य सरकार, केंद्र सरकार नीति निर्देशक जो बनाएगी वो राज्य सरकार को देगी, और राज्य सरकार जो नीतियां बनाएगी वे नीतियां मित्रों इंप्लीमेंट, क्रियान्वित कौन करेगा? तो वो करेगा स्थानीय प्राधिकार। और स्थानीय प्राधिकार में कौन शामिल होता है? ग्राम पंचायत प्लस पंचायत समिति प्लस जिला परिषद। अब आगे चलिएगा, धारा 10 कहती है माता पिता के दायित्व व कर्तव्य। माता पिता का इसमें दायित्व सुनिश्चित किया गया है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है बालक को दिलवाना माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यह आरटी 2009 और उसकी धारा 10 कहती है। धारा 11 कहती है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। मित्रों बात ये उठी, क्या बालक को आते सबसे पहले प्रवेश विद्यालय में दिया जाए? नहीं, इसके लिए आरटी 2009 कहता है कि बालक को पूर्व में अभ्यास करवाने के लिए हमें आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें आयु भी निश्चित की है। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा दिलवानी होगी। आगे है धारा 12 कहती है, अब ये मित्रों धारा जो 12वीं है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये धारा क्या कह रही है? ये धारा कहती है कि कोई भी जो निजी, कौन सी निजी शिक्षण संस्थान जो होंगी, उन शिक्षण संस्थानों में, इन शिक्षण संस्थानों में 25% आरक्षित सीटें रखी गई हैं। उन 25% में कौन कौन होंगे? गरीब हो सकते हैं, दुर्लभ हो सकते हैं, वंचित वर्ग वाले हो सकते हैं, एससी एसटी के लोग हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं। बहुत से बालक ऐसे हैं जो जिनको शामिल किया जा सकता है। अब मित्रों बात ऐसी उठी कि क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। निजी शिक्षण संस्थाओं ने मित्रों एक आरोप लगाया कि क्या हम लोगों ने कोई धर्मशालाएं खोल रखी हैं, आओ पढ़ो और चले जाओ बिना शुल्क। तो दोनों के मध्य में जब सरकार और निजी शिक्षण संस्थाओं के मध्य विवाद होने लगा, वो विवाद कहलाया पुनर्भरण विवाद। और इसके अध्यक्ष बने थे मित्रों शिव कुमार शर्मा। पूर्व चीफ जस्टिस थे शिव कुमार शर्मा। पुनर्भरण जो विवाद हुआ था, उस विवाद के लिए शिव कुमार शर्मा को, जो कि रिटायर्ड जज थे, इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में फैसला हुआ कि जो 25% सीटें होंगी, इन सीटों का भुगतान संबंधित सरकारें करेंगी, कि केंद्र सरकार राज्य को देगी और राज्य सरकार मिल करके निजी शिक्षण संस्थाओं को वेतन देगी। किनका? जो 25% सीटें हैं उन सीटों का। क्योंकि बात प्रारंभिक और पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की हो रही थी और सीट 25% थी। क्या उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे? तो जब विवाद बढ़ने लगा तो विवाद बना पुनर्भरण विवाद, और इस विवाद की जो कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन थे पूर्व चीफ जस्टिस शिव कुमार शर्मा। इन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थान इनको वहन नहीं करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर के निजी शिक्षण संस्थाओं को 25% सीटों का फीस अदा करेंगी। यह बात धारा 12 है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मित्रों। आगे है धारा 13, प्रवेश पर कोई फीस तथा प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 13 कहती है, धारा 13 क्या कह रही है, ध्यान रखना, कि प्रवेश के ऊपर किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी।
किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी और किसी प्रकार की मित्रों इंट्रेंस जो टेस्ट होता है वो भी नहीं लिया जाएगा। यदि ऐसा है, यदि कोई निजी शिक्षण संस्थान ऐसा करती है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है। मित्रों ऐसा यदि पाया जाता है तो प्रथम बार 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी बार यदि वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना कर सकती है। और यदि ऐसा करता हुआ फिर भी पाया जाता है तो तीसरी दफा मित्रों 1 2 3 तीसरी दफा उस निजी शिक्षण संस्थान की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान रखना क्या है कि इस धारा के अनुसार धारा 13 कहती है कि प्रवेश के समय प्रवेश पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, कोई फीस नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो पहली बार 25,000 जुर्माना, दूसरी बार 50 और तीसरी बार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मान्यता रद्द भी की जा सकती है। अब उसकी अगली धारा समझिएगा, धारा 14। प्रवेश के समय मित्रों आवश्यक प्रमाण पत्रों की मुक्ति होगी। आवश्यक प्रमाण पत्र जिस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा टीसी, सीसी, ये जो हैं ये मूल निवास, ये जो मित्रों प्रमाण पत्र हैं, यदि कोई बालक पढ़ने के लिए आपके पास में आता है और यदि उस बालक के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना टीसी है, ना सीसी है और ना मूल निवास है और ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, उस वक्त माता पिता जो कहते हैं वही मान्य होगा, वही मान्य होगा। उसके बाद में आप कह सकते हैं कोई अनुवीक्षण लागू कर सकते हैं, अनुवीक्षण के माध्यम से इसकी जांच संभव है, लेकिन प्रवेश के समय ऐसा नहीं होगा। प्रवेश के समय तो मित्रों आप लोगों को जो माता पिता कहते हैं वही मान्य होगा। धारा 15 कह रही है, धारा 15 कह रही है, जिसका मित्रों ये पढ़ने के बाद हम इसका आगे का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। धारा 15 क्या कहती है? ये कहती है कि जब आरटीई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना बड़ा बजट आप लोगों को दे रही हैं तो कुछ आंकड़े तो आप करो कि आपने कितने बच्चों को पढ़ाया, कैसे बच्चों को पढ़ाया, कितना वित्त आपको दिया। तो केंद्र सरकार नीतियां बनाई, राज्य सरकार को दी, राज्य सरकार ने समस्त विद्यालयों को, नोडल एजेंसियों को भेज दिया कि आप ये आंकड़े हमको, प्रत्येक वर्ष के आंकड़े, क्योंकि जब जुलाई में विद्यालय खुलती हैं, जुलाई में विद्यालय खुलने के बाद लास्ट डेट आपको दी जाती है कि 30 सितंबर तक आप सारे के सारे समस्त आंकड़े हमें आप भेजें। तो ये आंकड़े सबमिट करने की डेट कितनी है? 30 तारीख। लेकिन मित्रों इसमें एक बात और है, शैक्षिक प्रक्रिया या मैं कहूं प्रवेश प्रक्रिया, ये प्रक्रिया मित्रों समस्त वर्ष या संपूर्ण वर्ष में अनवरत जारी रहेगी, इसमें कोई चेंजेबल नहीं होगा। तो यह बात धारा 15 कहती है। इसके बाद कक्षा 8 तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। यह बात मित्रों धारा 16 कहती है। धारा 16 क्या कहती है कि किसी भी बालक को आप फेल नहीं कर सकते। मित्रों धारा 16 और धारा जो 17, ये इन दोनों धाराओं को मित्रों क्या कहा जाता है? स्वर्ण धारा। क्यों इसलिए कहा गया? क्योंकि इन दोनों धाराओं में ही बालक का ही हित है। किसी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। कब? 1 से लेकर के 8वीं तक मित्रों। कुछ बाल शिक्षकों ने इसके ऊपर रिट लगाई, हाई कोर्ट तक बात गई। शिक्षक ने बताया कि यदि
कोई छात्र परीक्षा के दिन ही आता है तो क्या सर हम उनके एग्जाम लें? तो सरकार कहती है लेनी पड़ेगी। हिट लगी, उन्होंने कहा कि यदि कोई बालक परीक्षा देने के लिए आया और खाली कॉपी हमको दे गया तो क्या करें, फेल नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि फेल नहीं, पास करो, उस कॉपी को आप भरो, शिक्षक की जिम्मेदारी है। फिर तीसरी बात आई कि सर यदि कोई बालक परीक्षा के दिन में नहीं आया और परीक्षा के बाद में आता है कि सर आज मेरा माइंड समर्पित है, मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूं, ना धो के बिल्कुल स्वस्थ होकर के आ गया, तो सरकार कहती है वो तब भी आए जब भी उसकी परीक्षा लो, लेकिन पास करना है। लेकिन मित्रों जब 2009 के बाद 11, 12, 13, 14 तक बात आगे बढ़ी और शिक्षा में निरंतर गिरावट आती गई तो सरकार ने माना कि भय बिन प्रीत ना होए, कि बिना डर के तो कोई प्रीत नहीं हो सकती। तो धारा 16 में प्रथम बार संशोधन हुआ। कब? प्रथम बार मित्रों संशोधन हुआ। यह संशोधन 3 जनवरी 2019 को हुआ है, जिसमें कहा गया कि फेल करना भी अवश्य अनिवार्य है। इसी के तहत मित्रों राजस्थान में, यह राजस्थान की घटना है, और मित्रों राजस्थान में 5वीं और 8वीं का बोर्ड भी लागू कर दिया गया, इसी के ठीक विपरीत। धारा कहती है कि बालकों को शारीरिक मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। यदि कोई बालक है और वो बालक विद्यालय में आता है कि नहीं आता है, आप उसे प्रोत्साहन की भूमिका में निभाइए, लेकिन किसी भी शिक्षक, कोई भी शिक्षक किसी भी बालक के ऊपर आप शारीरिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, आप सजा नहीं दे सकते, आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते। मित्रों पहले तो गुरुजी के डंडे खा खा करके विद्या की पोटली प्राप्त करते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा शिक्षक करता हुआ पाया जाता है तो मित्रों 3 माह का कारावास उस शिक्षक के लिए है। तो ध्यान रखना, अब वो बात नहीं है, गुरु की चोट और विद्या की पोट नहीं है, गुरु की चोट और जेल के सोट बराबर मिल सकते हैं। यदि 3 माह का कारावास नहीं हुआ तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंदर मित्रों एपीओ भी कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं, या जुर्माना राशि भी लग सकती है। मित्रों आज हमने अध्ययन किया धारा 17 तक। धारा 16 और धारा 17 दोनों में बहुत बड़ा है खतरा, ध्यान रखना इस बात का, और इसीलिए दोनों 16 और 17 धारा को स्वर्णमयी धारा कहते हैं, गोल्डन, या इन्हें हेवंस अर्थात स्वर्गीय धारा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छात्र को ना तो डर है शिक्षक का, ना भय है परीक्षा का, फेल होने का ना डर है, ना पास होने की गारंटी है। तो मित्रों पास तो गारंटी तो वही, पास तो करेंगे ही, लेकिन फेल नहीं हो सकता। मित्रों मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली क्लास में। जो शेष धाराएं हैं 18 से लेकर के 38 धारा, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों।